हेलो एवरीवन, आई एम अजीत सिंह। स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन के अंदर, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट, जितने भी नोट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, उन सभी को कवर करने की कोशिश की गई है। वीडियो इधर लेंथी ना हो, इसलिए हमने इसका पार्ट 2 बनाया, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। पार्ट 1 के अंदर आपको कंसेप्ट और जितने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो आपको कवर कर दिए जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कहना चाहूँगा आप सभी से कि इन वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते अपने वीडियो की ओर। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक, चैप्टर का नाम जैसा कि आपको पता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन भी यहाँ से एक तरीके से, या कह ले पहला ही टॉपिक हमारे यहाँ से आता है कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मीन रासायनिक अभिक्रिया होती क्या। अ प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट ईच अदर एंड कन्वर्ट वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब कि एक अभिक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें दो चीज़ें, जिन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, वो रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाती हैं एक या एक से ज़्यादा नए प्रोडक्ट के अंदर। तो इस प्रोसेस का नाम ही क्या होता है, हमारा केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि हमने क्या ली, लकड़ी ली। लकड़ी को हमने एयर की प्रेजेंस में जलाया। हमने जलाई लकड़ी, लकड़ी को उपस्थिति किसकी भैया, प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में जलाया, और जलने के बाद उसने एक नया प्रोडक्ट दिया। तो मतलब दो चीज़ों ने मिलकर के एक नई चीज़ बनाई। तो यहाँ पे क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन होना है। यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जांपल आपको दिख रहे होंगे अलग अलग टाइप के। अगर हम देखना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जलना आग का, रस्टिंग ऑन आयरन आर्टिकल्स, आपका डाइजेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस जो होती है प्लांट के अंदर। बैटरी के अंदर देखते हैं हम लोग फर्मेंटेशन में देखा, जो ईस्ट होता है वो अल्कोहल कन्वर्ट कर देता है। आपका हैंड वॉश करते हैं जब आप। इसके अलावा जो बेकिंग हो, खाना वगैरह पकाते हो, तो ये सारी की सारी जो रिएक्शंस है वो ये दिखाती हैं कि सारी क्या है, केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुई है। आई होप सो कि क्लियर हो रहा होगा आपका। देखते हैं आगे कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान क्या ऐसा होता है कि हम उसे पता लगा सकते हैं। तो एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें पहली चीज़ है जो आप पता लगा सकते हैं, जो आप समझ सकते हैं, पहला है चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन को समझने के लिए आपको 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर याद करना पड़े। इसमें हमने देखा था 3 बेसिकली स्टेज होती है। एक आपका सॉलिड होता था, फिर आपका लिक्विड होता था, एंड उसके बाद आप क्या करते थे, वो चीज़ गैसेस फॉर्म में आती थी। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से सॉलिड, या लिक्विड वगैरह में चेंज होना ही आपका क्या होता था, आपका चेंज इन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया यहाँ पे, जो कंबंशन ऑफ कैंडल, वैक्स इन वेपर फॉर्मेशन, कंबंशन ऑफ कैंडल, वैक्स इन वेपर्स। तो जब कैंडल जलती है, जब कैंडल मतलब मोमबत्ती आपकी जलती है, तो मोमबत्ती जब जलती है तो मोमबत्ती के जलने की वजह से आपने देखा होगा, जो मोमबत्ती जब जलती है तो उसका जो ये वैक्स है, वैक्स पिघल करके मेल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और कुछ मेल्ट वेपर बन करके भी क्या हो जाता है, ये गायब हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट चेंज होती है। इसके अलावा जो वाटर है, जब वाटर को करंट पास किया जाता है तो उसमें से 2 गैसेस निकलती है। एक निकलती है आपकी हाइड्रोजन गैस और दूसरी निकलती है आपकी ऑक्सीजन गैस। कौन कौन सी, हाइड्रोजन गैस और दूसरी आपकी ऑक्सीजन गैस। तो इस तरीके से आपको 2 गैसेस देखने को मिलती हैं डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर के अंदर। तो पहला हमने क्या देखा कि जब भी हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो उसमें होता है आपका चेंज इन स्टेट। आई होप क्लियर हो गया होगा टॉपिक। यहाँ पे देखिए एग्जांपल भी आपको गिवन है कि इसके अंदर जो आपका AgNO3 था, AgNO3, वो उसमें क्या था कि पोटेशियम क्लोराइड जब डाला तो इसमें एक सॉलिड चीज़ बन गई। क्या बन गई, एक सॉलिड चीज़ बन गई। इट्स मीन यहाँ पे क्या हुआ, ये कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, एक तरीके से लिक्विड से क्या बन गया, सॉलिड बन गया। तो यहाँ पे भी क्या स्टेट चेंज हुई है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। दूसरा जो है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर बोले तो तापमान परिवर्तित हो जाता है। अगर रासायनिक अभिक्रियाओं को देखेंगे तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल कंबंशन ऑफ फ्यूल या बेकिंग ऑफ फूड। जब आप खाना पकाते हैं, जब आप लोग खाना पकाते हैं तो उसमें क्या होता है, आग लगानी पड़ती है, मतलब उसमें हीट टेम्परेचर चेंज होता है, तब जाके कोई भी चीज़ पकती है। आप दुनिया कोई भी आप कंबंशन का एग्जांपल ले लीजिए, चाहे आप खाना पका रहे हो चाहे आग जला रहे हो, इन सभी में क्या होता है, आपका
टेम्परेचर चेंज होता है। फॉर एग्जांपल आप ये ट्यूब टेस्ट ट्यूब देख रहे होंगे, तो ये नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर अगर हमने रिएक्शन कराई तो रिएक्शन के बाद क्या हो गया, इसका टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो जाता है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि कलर भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑन आयरन, रस्टिंग ऑन आयरन देखा होगा, लोहे पर जंग लगते हुए नया जो आयरन होता है उस पर जंग लगने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। सेम रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन नील, कॉपर सल्फेट एंड आयरन नील देख सकते हैं। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने किल डाली है, तो किल डालने के बाद हमने देखा रिएक्शन से पहले उसका कलर कैसा था, ब्लू कलर का दिखाई दे रहा था आपको, लेकिन जब रिएक्शन हुई तो रिएक्शन के बाद इसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। एंड आपको यह देख सकते हैं इस पर आपका ये ब्राउनिश कलर की कील हो गई है, जो नील है नील का कलर चेंज हो गया। तो पता चलता है कि इसमें क्या होता है, हमारा चेंज इन कलर भी होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हम कलर चेंज को भी देख सकते हैं। चलते हैं आगे, हमारा अगला है चेंज इन ऑर्डर, स्मेल में चेंज होना, गंध के अंदर चेंज, रोटन एग। फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई फ्रेश चीज़ होती है, कोई भी चीज़ फ्रेश होती है तो अच्छी कंडीशन में होती है, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद, फॉर एग्जांपल आपका फूड ही है, खाने पीने की जो चीज़ है, जब वो स्पॉइल्ड हो जाती है तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। ये भी एक टाइप का क्या है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शन में ये आपका चेंज इन ऑर्डर, गंध में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। अगला हमारा फॉर्मेशन ऑफ गैस, गैस का उत्सर्जन। अब एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन गैस देखा होगा कई बार हमने कि बहुत सारे रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। सबसे कॉमन सा एग्जाम्पल है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। जब पानी के अंदर करंट पास करते हैं तो दो गैसें निकलती है, हमने देखा था कौन कौन सी, एक हाइड्रोजन गैस, दूसरी ऑक्सीजन गैस। तो ये दोनों गैस निकलती हैं जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते पानी के अंदर, मतलब एक टाइप की एक केमिकल रिएक्शन है, तो उसमें गैसेज भी प्रोड्यूस होती हैं। तो ये सारे 5 चेंजेस हैं जो होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का टाइम पीरियड में। चलते हैं अगले टॉपिक की। अब देखें, बात करें जो हमारा अगला टॉपिक है चैप्टर वाइज, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बेसिकली होती क्या, केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। सिंपल सिंपल कि ऐसा कोई भी इक्वेशन जो केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट करता है, केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करने वाला जो भी इक्वेशन है, जो भी ये सब आपको इक्वेशन दिख रही होंगी, ये सारी सारी किसी न किसी रिएक्शन की शॉर्ट फॉर्म होती है। नीचे नोट में भी यही गिवन है आपको कि जितने भी केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या होती हैं, शॉर्ट फॉर्म होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। इक्वेशन किसका शॉर्ट फॉर्म है, केमिकल इक्वेशन का। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाओं का संक्षिप्त बोले तो शॉर्ट फॉर्म होती है। तो आई होप सो क्लियर हो गया हो कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ हमने पैराग्राफ में लिखी कि भैया जिंक है, जिंक को जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया। अब स्टेटमेंट अगर लिखना चाहें हम कि एक जिंक एक प्रोडक्ट है, एक मेटल है जिसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाता है वो, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। तो इस स्टेटमेंट को लिखने में काफ़ी ज़्यादा स्पेस लगेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो टाइम स्पेस को सेव करने के लिए हम इक्वेशन की हेल्प लेते हैं। सेम एग्जाम्पल यहाँ पे कि अमोनिया था, उसको हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया तो हमारे सामने क्या अमोनिया क्लोराइड बन करके तैयार होता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, केमिकल इक्वेशंस का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये अभी। चलते हैं आगे, आगे हमारा केमिकल इक्वेशन के कोई खास बातें और भी हैं। क्या क्या खास बातें हैं देखते हैं। इट्स लेफ्ट साइड इज कॉल्ड रिएक्टेंट। जो केमिकल इक्वेशन होती है उसके जो लेफ्ट साइड होता है ये वाला एरिया, इनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। हिंदी में नहीं कहा जाता है अभिकारक, क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो राइट हैंड साइड होती है आपकी, मतलब ये वाली साइड, इस वाली साइड को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। हिंदी में क्या कहते हैं, उत्पाद। तो ये क्या हमारे रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट। एंड एक और चीज़ इस खास बात तौर पे बताई गई है, वो ये है जितने भी केमिकल इक्वेशन होती है उनको बैलेंस होना चाहिए। अब बैलेंस क्यों होना चाहिए, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको इसके बारे में बता देता हूँ मैं कि आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लास 9th में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसके हिसाब से बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन जो केमिकल इक्वेशन होती है, रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शन से पहले जितना मास होता है रिएक्शन के बाद भी उनका मास उतना ही होना चाहिए। बोले तो यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड में जितना एटम है उतने राइट हैंड साइड पे एटम होने चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, हमें यहाँ पे बैलेंस करेंगे। आगे देखेंगे भी बैलेंसिंग के बारे में थोड़ा सा। चलिए, तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन।
तो बैलेंसिंग क्या है बताया मैंने कि व्हेन बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन देयर शुड बी द इक्वल नंबर ऑफ एवरी एटम ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, कि जब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो उस समय दोनों तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी और आपके राइट हैंड साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम इक्वल होना चाहिए। हम एक बार करके देखते हैं कैसे होता है। देखिए यहाँ पे कि आपको ये नाइट्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और नाइट्रोजन के देखेंगे तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 नीचे दिख रहे हैं और 3 आपको साइड पे दिख रहे हैं, तो 2 3 ज़ा 6। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 3 और यहाँ पे क्या था 2 कॉमन है, तो 3 2 ज़ा 6। तो आई थिंक यहाँ पे क्या है दोनों तरफ इस तरीके से हो जाता है आपका इक्वेशन बैलेंस। आगे हम प्रॉपरली करके देखते हैं कैसे होता है। चलिए, तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक अनबैलेंस इक्वेशन दे रखी है, अनबैलेंस जो कि बैलेंस नहीं है। ये क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होने के बाद अमोनिया बनता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने रिएक्ट करके क्या बनाया, क्या बनाया भैया, बनाया भैया एक अमोनिया बनाया। तो हम आगे कैसे इसको बैलेंस करेंगे हम लोग देखते हैं। ये देखिए हम इसमें चेक कर रहे हैं किस तरीके से ये हमारा काम करता है। तो देखें कि इधर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के कितने आइटम है, यहाँ पर 2 है, जबकि इधर नाइट्रोजन कितने आइटम है, केवल 1 है। यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा भैया, इस वाले नाइट्रोजन को बैलेंस करना होगा। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2। तो 2 लिख देंगे, 2 और 2 दोनों तरफ हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन पहले कितना था, 2, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना था, 3। तो अब देखो यहाँ पे 3 तो ये और 2 ये, तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब हमें इस वाले हाइड्रोजन को भी क्या करना है, 6 बनाना है। तो 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 6 बनाने के लिए उसको इसके आगे, हाइड्रोजन के आगे जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे उसके आगे हमने क्या लिख दिया, 3। तो 3 × 2 = 6। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको 6 इधर कर दिया और 6 हमारा इधर था। तो आप चेक कर सकते हैं इस वाली इक्वेशन के अंदर कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, जितना लेफ्ट हैंड साइड उतना राइट हैंड साइड भी हमारा है। तो ये एक तरह की ये बैलेंस इक्वेशन बन के तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। हम आगे और भी देखेंगे इसके बारे में, चलते आगे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जितने भी केमिकल इक्वेशन है उसको जो बैलेंस करने का जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। कि इक्वेशन को बैलेंस करने की जो विधि है उसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जानते हैं। एक नंबर के हिसाब से कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको याद होना चाहिए कि हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए बैलेंस करके देखेंगे कुछ इक्वेशंस को। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये क्लोरीन है और रिएक्ट किया इसने सोडियम ब्रोमाइड के साथ में। इधर देखिए सोडियम क्लोराइड और ब्रोमाइड है। तो सबसे पहले हम क्लोरीन को देखते हैं कि क्लोरीन यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है। तो इसको 2 बनाने के लिए हम स्टार्टिंग में इसके 2 ऐड कर देंगे। अब 2 ऐड करने की वजह से यहाँ पर देखेंगे कि सोडियम यहाँ पर 2 है लेकिन इस तरफ कितना है, केवल 1 है। तो इधर भी हमें सोडियम को 2 करना पड़ेगा। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे भी दिख रही हो, अब 2 हो गया। सोडियम यहाँ पे 2 है, इधर भी 2 हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन देखेंगे आपको यहाँ पे 2 है, क्या यहाँ पे 2 है, ओके। तो इसका मतलब वाली इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। देखते दूसरी वाली इक्वेशन को कि वो बैलेंस है या नहीं है। तो हमारे क्या सामने Ag2O मतलब सिल्वर ऑक्साइड है। यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड को ब्रेक डाउन हुआ है सिल्वर में और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे देखेंगे Ag कितनी बार है, 2 टाइम है। Ag इधर कितनी बार है, 2 बार। इधर देखेंगे 2 बार है। इधर कितनी बार है, 1 बार। तो उसको हम 2 लिख देंगे यहाँ पे, तो ये 2 टाइम हो जाएगी। अब हम देखेंगे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इधर कितनी बार है, 2 टाइम है। इधर कितनी बार है, 1 बार है। तो उसको हम लिख देंगे 2। तो अब इधर जब हमने 2 लिखा इसके बाद यहाँ पे जब हमने यहाँ पे 2 लिखा तो अब यहाँ पे क्या हो गया, Ag कितनी बार हो गया, 2 दूनी 4 बार। Ag कितनी बार हो गया, 4 बार। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे हमने क्या लिखा था, फिर से लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे हमने 2 लिखा था और यहाँ पे 2 था, तो 2 और 2 तो 4 हो गए। तो हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो 2Ag2O 4Ag और O2 आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का भी 2 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का 2 है। यहाँ पे सिल्वर के 4 हैं तो 2 दूनी सिल्वर के यहाँ पे भी 4। तो इस तरीके से वाली इक्वेशन भी हमारी बैलेंस हो जाती है। अब तीसरा वाला भी चेक करते हैं हम लोग, तीसरा वाला कैसे बैलेंस होता है देख सकते हैं आप। Mg यहाँ पे लिखा है, प्लस में HCl, प्लस में H2, सॉरी एरो लगा के H2 एंड MgCl। तो Mg क्या है, इधर अकेला है, इधर भी अकेला है, सिंगल सिंगल। दूसरी तरफ HCl, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 है,
और हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी बार है, 2, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए लिखेंगे 2। अब बचा क्या हमारे पास, क्लोरीन। क्लोरीन कितना है, देखो 2 है यहाँ पे, कॉमनली दिख रहा होगा, और हाइड्रोजन यहाँ पे क्लोरीन दिख रहा होगा आपको 2, तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। चलिए आगे चलें। हमारा अगला वाला है जो कि हमारा हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस तरीके से वाटर फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको चेक करें हम कि देखिए आपका हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 बार है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार है, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन 2 बार है और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 बार है, तो उसको हम 2 बार बनाने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो हो गया 2 बार, लेकिन हाइड्रोजन इसकी वजह से 2 × 2 हो गया कितनी बार, 4 बार, तो हमें यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा। इस तरीके से लिखेंगे आपका 2H2 प्लस यहाँ प्लस O2, तो इज इक्वल टू हमारे इसके, तो राइट हैंड साइड और हमारे लेफ्ट हैंड साइड अब इक्वल हो चुकी है। हम लास्ट वाली इक्वेशन को भी बैलेंस कर लेते हैं एक बारी, देखेंगे यहाँ पे क्या है, Cl2 है, Cl2 के साथ में क्या सोडियम ब्रोमाइड है, एंड यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है और लास्ट में आपका क्या है, ब्रोमीन है। तो उसको हम कैसे बैलेंस करें, उसको बैलेंस करने का भी सिंपल तरीका है, पहले क्लोरीन को चेक करते हैं। क्लोरीन कितनी बार है, 2 बार है, क्लोरीन यहाँ पे कितनी बार है, 1 बार है, तो उसको हम 2 बनाएंगे, जी 2 बन गया। अब यहाँ पे क्या है, दूसरा नंबर पे क्या है, सोडियम कितनी बार है, यहाँ पे 1 बार, लेकिन यहाँ पे 2 बार हो चुका, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 लगा दें, तो सोडियम 2 बार हो गया, सोडियम 2 बार है। अब यहाँ पे ब्रोमीन कितनी बार हो गया, 2 बार, क्या ब्रोमीन 2 बार है, एग्जैक्टली ब्रोमीन 2 बार है, तो ये भी इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। अच्छा, एक कॉमन सी बात बताना चाहूँगा कि अगर हम कोई भी नंबर अगर लिखना चाहते हैं, सपोज दैट हमने 2 लिखा था, तो हम बीच में 2 ना लिख करके, क्योंकि ये हो जाएगा गलत, हमें लिखना होगा स्टार्टिंग में, कोई भी नंबर हम लगाएंगे तो वो स्टार्टिंग में ही लगेंगे, मतलब इक्वेशन के जो भी कंपाउंड है हमारे सामने, कंपाउंड के स्टार्टिंग में ही हम सिर्फ नंबर को ऐड कर सकते हैं, अगर हम बीच में लिखने की कोशिश करेंगे तो ये गलत माना जाता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। चलते हैं आगे चैप्टर के अंदर। चलिए, अब जो मेन क्वेश्चन है, जो मेन टॉपिक आगे आ रहा है हमारा, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो ये सारे प्रकार है रासायनिक अभिक्रियाओं के। इसमें पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तीसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, चौथा एंडोथर्मिक रिएक्शन, पांचवा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, छठा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सातवां रेडॉक्स, एंड लास्ट में आपका न्यूट्रलाइजेशन। हिंदी में देखिए इन सभी को, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा इसमें संयोजन अभिक्रिया, दूसरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तीसरा वियोजन, इसे अपघटन या विघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, चौथा आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया, पांचवा आपका विस्थापन अभिक्रिया, छठा अवक्षेपण अभिक्रिया, सातवां रेडॉक्स। रेडॉक्स के अंदर होगी आपके अंदर 2 रिएक्शन आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। न्यूट्रलाइजेशन आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये 8 टाइप है मेजर। इनके अंदर भी 1-2 टाइप है, कुछ रिएक्शन ऐसे जिनके अंदर 2-2 3-3 टाइप भी मिलेंगे आपको। तो आगे पढ़ते हैं हम। चलिए आगे हमारे सबसे पहले ये टॉपिक ले लिया हमने, क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन को समझना बहुत ईजी है। पहले ना ये डायग्राम देख लेते हैं। देखिए आपका ए एक प्रोडक्ट है और बी, इन दोनों की रिएक्शन कराई तो ए और बी मिल करके इन्हें एक प्रोडक्ट बनाया, मतलब कि ए और बी आपस में मिल गए रिएक्शन के बाद, तो इसको हम कहें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको समझ आ रहा होगा क्या कहना चाहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए कि आपको 1, 2 और मोर रिएक्टेंट, जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में क्या कर रहे हैं भैया, रिएक्ट कर रहे हैं एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, तो इसे हम क्या कहें, कॉम्बिनेशन। जब ए और बी 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट आपस में मर्ज हो जाते हैं, रिएक्शन के बाद जुड़ जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हिंदी में भी यही लिखा है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक आपस में मिल करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, सेम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के आपका वाटर बनाते हैं। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलते हैं आगे। चलें, आपके सामने और भी एग्जाम्पल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये रहा आपका हाइड्रोजन और आपका ये नाइट्रोजन मिलकर के अमोनिया बनाता है। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। सोडियम और क्लोरीन मिलकर के, सोडियम और क्लोरीन मिलकर के क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर है। चलते हैं दूसरे रिएक्शन की तरफ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को समझना बहुत ईजी है। हम इस पहले वर्ड को तोड़ लेते हैं, इस मीनिंग को समझ लेते हैं ढंग से। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट होना, मतलब किसी चीज़ का बाहर आना। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कुछ बाहर आता दिखाई दे रहा है। और थर्मिक का मतलब होता है हीट, कि ऐसी रिएक्शन
ऐसे केमिकल रिएक्शन जहाँ पे हीट बाहर आती, हीट का थर्मिक का एग्जिट होना, थर्मिक मतलब हीट का बाहर आना, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, मतलब उसमें निकलती है। देखें हम डेफिनेशन में क्या लिखा है, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ लाइट हीट। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा प्रकाश या ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। फॉर एग्जाम्पल आपका किसी चीज़ का कंबंशन, जब कोई चीज़ जलती है तो उसमें से हीट आती है। दूसरा, कंबाइनिंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, जब हम एसिड और बेस को आपस में कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर क्या है, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उसमें से काफ़ी ज़्यादा हीट या एनर्जी बाहर निकलती। तो यहाँ पे ये वाला भी टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते दूसरे के से पहले इसमें एक दो एग्जांपल आपको और गिवन है, वो समझ लेते हैं हम लोग। आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हमने वाटर से रिएक्शन कराया तो आपके सामने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे देख सकते हैं आप हीट आई है। तो यहाँ पे क्या होगी, एक टाइप से एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट का एग्जिट होना ही आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। सेम यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने अमोनिया के साथ साथ क्या बनाया, हीट बनाया। तो यहाँ पे भी क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज़ को और दिखाती है, वो है आपका क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप एक चीज़ और समझ सकते हैं कि जो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो कहीं ना कहीं रिलेट करती है किस चीज़ को, एक्सोथर्मिक रिएक्शन किससे रिलेट करती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। उसमें छिपी अभिक्रियाएँ किससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, संयोजन अभिक्रिया से। दूसरा हमारा क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी दूसरा नहीं, ये तीसरा टाइप है, दो आप लोग पढ़ चुके हैं ऊपर। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैंने इसका एक और नाम बताया था आपको, वो फिर से बता देता हूँ, इसे हम विघटन कह सकते हैं। ये एग्ज़ाम में आपके कई बार क्या लिखा हो सकता है, अपघटन, हिंदी में। इंग्लिश में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी वालों को प्रॉब्लम आती है। इसे हम अपघटन भी कहते हैं या विघटन भी कहते हैं या वियोजन कहते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं, कोई भी नाम आ जाए मीनिंग इसका सेम होता है। चलिए, तो होता क्या है इसमें, इसमें होता है अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। अब बिल्कुल देखो उल्टा हो गया, किसका उल्टा हो गया भैया, कॉम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा हो गया। कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था, दो चीज़ें मिलकर के एक नई चीज़ बनाती है, और यहाँ पर क्या होता है, एक अकेली चीज़ टूटती है एक या एक से ज़्यादा चीज़ों में, सॉरी एक अकेली चीज़ टूटती है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में। यहाँ पे दिया गया आपका वाटर है, उसमें करंट पास किया हमने, तो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब बात करें इसके टाइप की, तो इसका जो टाइप है, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन के जो प्रकार है, पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब ऊष्मीय वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन मतलब हीट के थ्रू होगा, आगे पढ़ने वाले इसके हैं। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, विद्युत के माध्यम से, इसमें करंट लगाना होगा। तीसरा होगा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, प्रकाशीय वियोजन, इसमें होता है आपका जो सन होता है, सनलाइट के थ्रू हम क्या करते हैं, इसमें डिकम्पोजिशन करने वाले हैं। तो ये तीन टाइप है इसके, हम इसको भी बारी बारी कवर कर लेते हैं। तो पहला हमारा स्टार्ट होता है इसका थर्मल डिकम्पोजिशन से, ऊष्मीय वियोजन से। अब इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं और वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसमें होता क्या, इसमें होता है कि व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस बाय हीट, किसके थ्रू, हीट के थ्रू। तो इसको हम क्या कहेंगे भैया, थर्मल डिकम्पोजिशन, हिंदी में कहेंगे ऊष्मीय वियोजन। जैसे एग्जांपल के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट है, जब उसमें से हमने हीट पास करी तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये एक्सचेंज हो गया। जल्दी इक्वेशन याद रखना, कई बार इस रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि एक ऐसे प्रोडक्ट का नाम बताइए जो कि क्या है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की गैस रिलीज करता है, डिकम्पोज होकर। खैर एक क्वेश्चन आगे आएगा तो मैं इसके बारे में करवाऊँगा आपको। इसका एक और एग्जाम्पल आपको नीचे गिवन है, वही आपका सोडियम कार्बोनेट, इसको हीट हमने पास करी तो हीट पास होने के लिए सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब यहाँ पर अपना ट्राइंगल जैसा कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये जो ट्राइंगल जैसा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हीट को। अच्छा, फिगर में भी दिखाया गया कि यहाँ में कैल्शियम का कॉपर कार्बोनेट है, CuCO3 है यहाँ पे। तो जब उसको हमने हीट दी, जब उसको हमने गर्मी पास करी तो उसमें कॉपर ऑक्साइड दिख गया होगा आपको, और इधर देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो बोले तो ऐसा वियोजन हमने गर्म करके बाय हीट क्या कर दिया, दो चीज़ों को आपस में ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ पे तो एक ही चीज़ थी, लेकिन यहाँ पर एक और यहाँ पर दो चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो जब हीट के माध्यम से
किसी सिंगल सब्सटेंस को तोड़ा जाता है 2 पार्ट में या 2 से ज़्यादा पार्ट में, तो उसे हम डिकम्पोजिशन, वो भी कौन सा, थर्मल डिकम्पोजिशन, हिंदी में कहे तो ऊष्मीय अपघटन या वियोजन कहते हैं हम लोग इसे। चलते हैं अगले वाले की तरफ, जो कि हमारा दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक से आपको ये बात समझ आ रही है कि यहाँ पर हम लोग देखने वाले इलेक्ट्रिसिटी का यूज़, किसका यूज़ देखने वाले हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़, जो विद्युतीय अपघटन है, मतलब जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आएगी। तो लिखा क्या, मैंने सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस बाय इलेक्ट्रिसिटी इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जब एक पदार्थ को विद्युत के द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थों में तोड़ा जाता है तो उसे विद्युतीय अपघटन कहते हैं। तो इसका सिंपल एग्जांपल 2-3 बार आ चुका है अभी तक, वह क्या है, वाटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। अब इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के टाइम पीरियड में एक गैस रिलीज होती है एक पॉइंट से, और दूसरे पॉइंट पे क्या रिलीज होती है, दूसरे पॉइंट पे होती है दूसरी गैस जो कि डबल होती है। तो पूछा जाएगा वो गैसेस कौन सी है, तो भैया एक जो गैस निकलती है वो ऑक्सीजन है, और दूसरा जो पॉइंट है वो होता है हमारा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हम थोड़े चित्र में देख लेते हैं जो फिगर है। तो ये आपको बैटरी दिख रही होगी, यहाँ पे एक पॉइंट होगा आपका ये कैथोड वाला, और एक पॉइंट होगा एनोड वाला। तो हमें कैसे याद रहे कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। चलिए अब सिंपल ट्रिक बताता हूँ मैं कि आपको एनोड याद रखने के लिए जो आपका एनोड पॉइंट है, एनोड में आपको एन का साउंड आ रहा है, किसका साउंड आ रहा है, एन का। तो एन का मतलब होगा नेगेटिव पॉइंट, वो वाला वायर जो कि नेगेटिव से जोड़ने वाला है, और दूसरा बच गया क्या, कैथोड को आप किस में जोड़ेंगे, पॉजिटिव। तो ये चीज़ तो याद होगी। एंड दूसरा ये ना, एनोड के अंदर आपको कौन सी गैस याद रखनी, ऑक्सीजन, और कैथोड के अंदर आपकी कौन सी, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एनोड में ऑक्सीजन और कैथोड में हाइड्रोजन गैस दिखाई गई है आपको यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो हाइड्रोजन निकलती है वो ऑक्सीजन की डबल होती है, हाइड्रोजन डबल होती है किसके, ऑक्सीजन से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हम लोग देखने वाले हैं किस चीज़ के बारे में, कि यहाँ पर जो सनलाइट है, धूप का यूज़ करके, सनलाइट का यूज़ करके यहाँ पे क्या है, ये सारी चीज़ें होंगी। चलिए तो है क्या यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे क्या, सिंगल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन किया जाता है दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में, किस, बाय सनलाइट। जब एक ही पदार्थ को सूर्य के प्रकाश के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है या टूट जाते हैं तो उसे हम प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। इसका कॉमन से एग्जाम्पल आपके सामने AgCl है, जिसे हम सिल्वर क्लोराइड कहते हैं, जो कि वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। और जब ये डिकम्पोज होता है तो जो सिल्वर होती है वो ग्रे कलर की हो जाती है, और जो क्लोरीन होता है वो गैस बन के वेपराइज हो जाता है। तो आपको उसका कलर भी याद रखना है, कई बार रिएक्शन वाइज आपके कलर भी पूछ लेते हैं कि इसमें कैसा कलर होगा। तो AgCl का कलर कैसा था, वाइट है, और आपका जो सिल्वर है उसका कलर कैसा होता है, ग्रे होता है। तो आपको ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। अब हमारी जो अगली रिएक्शन है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गए। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट है किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। अगर थोड़ा सा रिकॉल कराऊँ मैं उसे तो पता चलेगा कि जब किसी भी चीज़ में, किसी भी रिएक्शन में क्या है, एनर्जी बाहर निकलती थी, एनर्जी बाहर निकल रही है, तो उसे हम क्या कहते थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आप इसका उल्टा समझिए। उल्टा समझना क्या है कि मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, इसको हमें रिएक्शन कराने के लिए इसको हीट चाहिए, मतलब ये हीट को ऑब्जर्व करेगा। तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पे हीट को ऑब्जर्वेशन होता है या एनर्जी लगती है तो उसे हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको वर्ड के तौर पे समझें हम। एंड से एंटर याद रखना, और थर्मिक से मतलब हीट। किसी भी चीज़ में हीट का एंटर करना, हीट जब एंटर करती है किसी भी रिएक्शन में या एनर्जी एंटर करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। हिंदी में कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जहाँ पे ऊष्मा क्या होता है, अवशोषण होता है। तो जहाँ पर क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या नाम देंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन में लिखा है द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज ऑब्जर्व्ड, हीट को अवशोषण किया जाता है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल गिवन है कि आपने क्या लिया था, नाइट्रोजन लिया था, ऑक्सीजन लिया था, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन करके तैयार हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने कार्बन है और इसको आपने वाटर से रिएक्ट कराया तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इन दोनों में देख सकते हैं हीट लगी है,
ठीक है। तो यहाँ पर हीट लगी है, इस वजह से हम यहाँ पर किसे क्या कहेंगे, आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। आपके सामने एग्जाम्पल दिख रहे हैं। एग्जाम्पल में सबसे कॉमन एग्जाम्पल अगर आप देखें तो वो आपका क्या है, फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण, जिसमें सन क्या करते हैं, सनलाइट का सॉरी प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट का यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन होती है। तो इस वाले केमिकल रिएक्शन को कहेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलते हैं आगे। हमारी जो पांचवी रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, रिएक्टिव सीरीज़। अच्छा, ये रिएक्टिव सीरीज़ किस चिड़िया का नाम है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे रिएक्टिव सीरीज दे दूंगा आपको, या आपको पार्ट 2 वाला जो वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको दे दूंगा। एक वेट करिए, मैं 1 मिनट अभी आपको दे ही देता हूँ। आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि आपके जो ये ऊपर देख रहा होगा, जो टॉप ऊपर से लेकर नीचे तक की जो सीरीज़ है, आप देख पा रहे हो, ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ जब आप आओगे या नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे तो उसमें मेटल्स हैं जो कि जो रिएक्टिव है, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो ऊपर हैं, जो कम रिएक्टिव है वो नीचे दिखाए गए हैं। तो इस तरीके से आप इसे याद कर लीजिएगा। तो इसमें होता क्या, समझ लेते हैं। इसमें द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स, इट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु, मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है, ज़्यादा अभिक्रियाशील जो धातु होती है वो कम अभिक्रियाशील को उसकी जगह से हटा देती या विस्थापित कर देती है, तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, चित्र में देख लेते, चित्र में दिखाया गया है। देखिए, कॉपर सल्फेट को घोला गया पानी में और एक कील को इसमें रखा गया, फेरस कहते हैं, लोहे की कील है। अब जब इसमें रखा गया तो हमने देखा ये जो इसकी कॉपर है, जो सल्फेट के कॉपर सल्फेट का जो कॉपर है वो कील के साथ आ गया, मतलब फेरस सल्फेट अलग हो गया और कॉपर अलग हो गया। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसकी इक्वेशन से समझने की कोशिश करते हैं कि पहले लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट में रखा गया, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में जब रखा गया तो किस तरीके से रिएक्शन होती है, हम ढंग से समझ लेते हैं इसको ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। देखिए, ये आपका लोहे की कील का Fe फार्मूला हो गया, कॉपर सल्फेट जो हमने इसमें देख रहे हैं ये घुला हुआ है। उसके बाद कॉपर क्या है, कॉपर वो है, वो चीज़ है जो कि हमारे किसिया में साइड हो जाती है, मतलब कॉपर को साइड कर दिया किसने, आयरन कील ने, मतलब लोहे की कील ने। जो लोहे की कील किसके साथ आ गई, कॉपर सल्फेट के साथ। अगर यहाँ पे देखेंगे, देखिए फेरस अकेले था, जबकि यहाँ पे फेरस किसके साथ में, सल्फेट के साथ में। लोहा यहाँ पर क्या था, अकेले था, लोहा यहाँ पे क्या था, इस तरफ अकेले था, जबकि दूसरी तरफ अगर देखिए हम, लोहा इधर अकेले था, इधर क्या था, सल्फेट के साथ। इसका मतलब जो कॉपर के साथ था अब कॉपर अकेला हो गया, तो फेरस ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखेंगे कुछ और था और यहाँ पे देखेंगे कुछ और है। इसका मतलब फेरस जो है उसने कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित कर दिया। इवेंट से कि क्या हुआ यहाँ पर कि फेरस क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, किससे, फेरस ने डिस्प्लेस कर दिया है कॉपर को। क्यों किया है, कि कॉपर कम रिएक्टिव होता है और फेरस मतलब लोहा आपका ज़्यादा अभिक्रियाशील, मोर रिएक्टिव होता है। आपके सामने और भी एग्जांपल्स हैं, ये सारे आपको दिख रहे होंगे, आप इन्हें याद कर सकते हैं एग्जांपल के तौर पे। चलते हैं हमारे इससे रिलेटेड एक और रिएक्शन, हमारी डिस्प्लेसमेंट का ही पार्ट है ये, इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको हम सिंपली समझ लेते हैं, सिंपली समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि बहुत सिंपल है ये, बस कंसेप्ट समझना है आपको, और कंसेप्ट समझ गए तो आपके कंट्रोल में आ जाती है। देखिए यहाँ पे ना ए बी कोई कंपाउंड है और सी डी कंपाउंड है, तो ए बी और सी डी कंपाउंड ने क्या किया है, ये दो दो के पेयर में थे, तो स्टार्टिंग वाले ने स्टार्टिंग वाले से और लास्ट वाले ने लास्ट वाले से सीट चेंज कर ली है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए और बी था, तो यहाँ पे क्या होगा, ए और डी, मतलब यहाँ से अगर यहाँ एरो दिख रहा होगा, अगर आपको ए और डी का एरो दिख रहा होगा तो ए डी आपके यहाँ पे लास्ट अभिक्रिया के बाद आफ्टर रिएक्शन ये बाद में इकट्ठे हो गए। सेम इसी तरीके से सी और जो बी है वो रिएक्शन के बाद क्या हो गया, आपस में जुड़ गया, मतलब दोनों पेयर में आयन एक्सचेंज हुए, मतलब एक एक सीड चेंज हुई है। यह बी वाली पोजीशन डी के पास आ गई है और डी वाली पोजीशन बी के पास आ गई। तो इस रिएक्शन को डेफिनेशन वाइज अगर हम पढ़ते हैं तो क्या समझ आता है वो भी देख लेते हैं कि अ रिएक्शन इन विच इन्वॉल्व द एक्सचेंजेस ऑफ आयन। अच्छा, आयन क्या चीज़, आयन भी समझ लेते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब कोई कंपाउंड बनता है तो स्टार्टिंग वाले कंपाउंड के हमारे अंदर पॉजिटिव आयन होता है और दूसरे वाले के अंदर क्या होता है, नेगेटिव आयन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉपर दिख रहा होगा, सल्फेट, तो कॉपर पॉजिटिव का होगा और सल्फेट किसका होगा, नेगेटिव का। तो कॉपर कॉपर सल्फेट का जो कॉपर जो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव हमारा सल्फेट है,
वो दूसरे से रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो रिएक्शन के बाद सल्फेट किसके साथ चला जाएगा, सोडियम के साथ में, और ये कॉपर किसके साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हम यही देख पा रहे हैं, देखो एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करें हम ढंग से इसको कि हुआ क्या। यहाँ पे ढंग से इस वाले एग्जाम्पल को समझेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो सोडियम है और हाइड्रोक्साइड दो चीज़ें, तो सोडियम के अंदर पॉजिटिव का चार्ज था और इसके अंदर हमारा नेगेटिव का चार्ज। सेम यहाँ पे ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या समझ आने वाला है हमें कलर चेंज कर देता हूँ मैं एक ब्रश का। ओके, तो देखिए ये वाला जो ये आपको दिख रहा है सोडियम, यहाँ पर देखिए किसके साथ, यहाँ पे सोडियम है हाइड्रोक्साइड के साथ में, और यहाँ पे सोडियम किसके साथ है, सल्फेट के साथ में। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड की पोजीशन है किसने ले ली, सल्फेट ने, जबकि सल्फेट तो किसके साथ था, कॉपर के साथ था। सेम यही चीज़ हुई है किसके साथ में, ये कॉपर सल्फेट है जो इस तरफ जो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो ये कॉपर सल्फेट है, इधर क्या बन गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया, जो कि हाइड्रोक्साइड किसके साथ में था, सोडियम के साथ में। तो इससे बात ये समझ आती है हमें कि यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था, तो सोडियम ने डिस्प्लेस कर दिया, सोडियम ने आयन चेंज करा किससे, यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम सल्फेट के साथ आ गया हाइड्रोक्साइड को छोड़ करके, और सेम कॉपर किसके साथ आ गया, हाइड्रोक्साइड को, इसको छोड़ करके सोडियम को छोड़ कर। तो इससे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हुआ, आयन एक्सचेंज हुआ। तो अभी वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। इसके हमारे सामने जो एग्जाम्पल आपको गिवन है, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप और अच्छे समझ सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है। और एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल याद करने की कोशिश करें। और मेन है कंसेप्ट आपको समझ आ गया तो आप चीज़ें आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। चलिए अगला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसलिए कहता हूँ कि एक सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन इसमें से आया हुआ एग्जाम में, और सबसे ईजी भी है, लेकिन बच्चे से समझ नहीं पाते। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया। इसमें होता क्या है, ये तब होती है जब कैटायन और एनायन का जो एक्वेसिक सॉल्यूशन है आपस में जुड़ जाता है। क्या भैया, कैटायन और एनायन का जो है वो आपस में जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद एक आयनिक सॉलिड बनाएगा, एक आयनिक सॉलिड बनाएगा, और आयनिक सॉलिड को ही हम कहते हैं प्रेसिपिएट। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रेसिपिएट बनता है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या बनता है भैया, अवक्षेप तैयार होता है, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया करते हैं। कुल मिला के देखो, दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने दो चीज़ें थी, दो चीज़ें हमारे पास कितने भैया, एक कैटायन पे एक एनायन पे, मतलब एक एक हमारे सामने एक प्रोडक्ट होगा फिर दूसरा प्रोडक्ट होगा। ये दोनों मिल करके क्या करें, है तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का ही पार्ट। यहाँ पे बढ़ क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, दो चीज़ें एक्सचेंज हो रही है आपस में। लेकिन यहाँ पे सबसे खास बात होती है कि आफ्टर रिएक्शन एक चीज़ सॉलिड फॉर्म में बचेगी, जो कि इनसॉल्युबल है, जो कि पानी में नहीं घुलेगी, जो सॉल्यूशन में घुल नहीं सकती, और वही हमारी क्या होती है, प्रेसिपिएट होती है, वही हमारी क्या होती है, अवक्षेप होती है। तो अवक्षेप बनाने वाली, प्रेसिपिएट क्रिएट करने वाले रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये आपको क्लियरली समझना है। आगे और भी जो इसके क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, उनको मैं पार्ट 2 के अंदर आपको समझाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर। अब चलते हैं आगे। आगे हमारे सामने और इसके एग्जाम्पल आपको दिख रहे होंगे, इसको भी आप ढंग से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ओके, अब जो सातवीं रिएक्शन है हमारे सामने वो है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। अब रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती क्या है, समझ लेते हैं इसको भी। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिडक्शन, हिंदी में कहे तो ऑक्सीकरण, जिसे कि हम उपचयन भी कहते हैं, और दूसरी हमारी रिडक्शन जिसे हम अपचयन कहते हैं। आपको इधर साइड पे नाम दिख रहा होगा कि एक हमारी होती है रिडक्शन और दूसरी होती है ऑक्सीडेशन, अपचयन और उपचयन। उपचयन को ही हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो दोनों अभिक्रियाओं का जो कॉमन नेम है वो हमारा क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इसको ढंग से समझ लेते हैं। समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं, जो एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपको, जिंक। ये आपका क्या है, जिंक है, क्या आपका जिंक है। जिंक को मिक्स किया गया कॉपर सल्फेट के साथ, किसके साथ में, कॉपर सल्फेट के साथ। इसको मैं और बड़ा कर देता ताकि आपको और ढंग से क्लियर हो सके। चलिए, तो आपके सामने क्या है भैया, ये कॉपर सल्फेट है। अब कॉपर सल्फेट क्यों, जो कॉपर सल्फेट है उसमें क्या रखा गया, जिंक। अब क्या किया, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था किससे, कॉपर से, तो उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया साइड पे,
और यहाँ बन गया जिंक सल्फेट। अब यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर देखेंगे तो जो जिंक है, जिंक के साथ में एक नई चीज़ जुड़ी है, दैट इज कॉल्ड सल्फेट। ऑक्सीडेट हुआ है, ऑक्साइड हुआ है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ी है इसके साथ में। तो किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब देखिए कॉपर सल्फेट के साथ में ऑक्सीजन हट गई है, यहाँ पर देखें तो कॉपर हमारा अकेले बचा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। हिंदी में कहें तो क्या हुआ यहाँ पर, इस रिडक्शन को हिंदी में कहते हैं भैया अपचयन। याद रखें हिंदी वाले बच्चे। और ऊपर वाली अभी क्रिया जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन था उसका हम क्या कहते हैं भैया, उपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, ऑक्सीजन का हटना अपचयन। फिर भी आगे बारी बारी इसके बारे में बताया गया, तो आप बेफिक्र हो जाइए, सब कुछ समझा के जाएंगे हम आपको इस वीडियो के अंदर। चलिए तो पहले रिडक्शन ही पढ़ लेते हैं। जो रिडक्शन होती क्या चीज़ है, तो रिडक्शन देखिए हमने पढ़ा रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना। किस चीज़ को रिड्यूस होना भैया, ऑक्सीजन का रिड्यूस होना। अगर ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है, ऐसे विक्रीज में ऑक्सीजन की हानि होती है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, उससे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, ये देखो रिएक्शन वही वाली आपको गिवन है, इसको समझ लेते हैं क्या है। देखिए फेरस ऑक्साइड था और यहाँ पे कॉपर सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड था। अब देखिए फेरस के साथ में ऑक्सीजन थी इधर, लेकिन इधर देखें तो सिर्फ फेरस अकेला है। मेन जो कार्बन है, कार्बन ने क्या किया है, ऑक्सीजन ले ली है किससे, फेरस से, आयरन से मतलब लोहे से। ज़्यादा भी क्रियाशील है आपका कार्बन, तो इसकी वजह से क्या हो गया, वहाँ पे जो ऑक्सीजन थी इसके साथ, जो यहाँ पे ऑक्सीजन थी वो किसके साथ आ गई है, इसके साथ। तो कुल मिला के जो फेरस ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो गया है किसमें, फेरस में। तो यहाँ से ऑक्सीजन हट गई है, इसलिए इसका नाम रिडक्शन है। इसे हम क्या कहेंगे, अपचयन। क्या कहेंगे बच्चों, अपचयन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नीचे सेम एग्जांपल जो पहले दिया था। अब चलते हैं दूसरे की तरफ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उपचयन अभिक्रियाएं, बिल्कुल उसका अपोजिट, जहाँ पे ऑक्सीजन का नुकसान ना हो करके ऑक्सीजन का फ़ायदा हो जाए, बोले तो ऑक्सीजन मिल जाए। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें गेन होती है ऑक्सीजन, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहेंगे, उपचयन या ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल को ढंग से समझें, फिर से एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे इसी वाले एग्जाम्पल को क्या दिया गया है, फेरस के साथ ऑक्साइड था, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड था, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन एक ही है, सॉरी ऑक्सीजन एक ही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन दिख रही होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे +1 ऑक्सीजन आ गई है। तो मीन्स यहाँ पे एटम बढ़ चुका है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऐड होने को ही हम क्या कहेंगे भैया, ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं हिंदी में, उपचयन। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करें कि भैया रेडॉक्स क्या था, तो अगेन से मैं रिकॉल करा देता हूँ आपको कि जो आपका रेडॉक्स था वो दोनों का कॉम्बिनेशन था। किसका कॉम्बिनेशन था भैया, रिडक्शन का और ऑक्सीडेशन का। यहाँ से देखो नाम याद करना बहुत ईजी, RE से रिडक्शन, डॉक्स से RED रिडक्शन, O से ऑक्सीडेशन। तो ये आपको 2 चीज़ें हैं। तो पहला क्या है आपका रिडक्शन, दूसरा ऑक्सीडेशन। ये दोनों मिलकर ही आपका क्या क्रिएट करते हैं भैया, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये वाला भी पार्ट आपको बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो गया है। और चलते हैं आगे, चैप्टर को ढंग से समझ लेना है ताकि कोई भी छोटा बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो क्लियर हो जाए। और हाथ जोड़ के निवेदन है आप सभी से, भैया इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग वीडियो बनाने में, आपको समझाने में, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कर दें। क्योंकि भैया इतना टाइम दे रहे हैं हम वीडियोज़ पे ताकि आप लोग पढ़ पाए, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे लिए भैया एक लाइक तो आप कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। देखिए कुछ छूटा तो नहीं, चलिए आगे बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ। आगे हमारी है 8वीं है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगले चैप्टर में आपको फिर से बार बार इसका पीछा नहीं छोड़, पूरे चैप्टर ही से रिलेटेड है। चलिए है क्या अब इसी के लिए, इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक आपका एसिड और दूसरा आपका बेस। इसे हिंदी में अम्ल कहते हैं और इसे क्षारक कहते हैं। अम्ल और क्षारक, एसिड को अम्ल और बेस को क्षारक कहते हैं। तो जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो रिज़ल्ट आता है सॉल्ट और वाटर आता है। और जब सॉल्ट और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है, सॉरी एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते बनता है सॉल्ट और वाटर। अब ये जो सॉल्ट और वाटर होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, उदासीन प्रकृति के होते हैं, न्यूट्रल नेचर के होते हैं, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या रखा गया है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आगे देख लेते हैं जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में परिभाषा में क्या लिखा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, द न्यू प्रोडक्ट आर न्यूट्रल इन नेचर, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
जब कोई अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों नए पदार्थ क्या होते हैं, नेचुरल उदासीन प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? उदासीन प्रकृति के होते हैं। इस वजह से इन्हें उदासीनीकरण अभिक्रिया में शामिल किया जाता है। एक एसिड और एक बेस मिलकर के सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इसे हिंदी में लवण कहते हैं, और वाटर को तो जानते क्या कहते हैं भैया? जल कहते हैं। तो ये जब ये दो चीज़ें बन करके तैयार होती है तो हमारा क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलते हैं आगे। कोरेजन सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। कोरेजन, बेसिकली कोरेजन है क्या? दिख रहा होगा, एक साफ सी जंजीर दिख रही है, एक जंग लगी हुई जंजीर। तो कुछ आइडिया लग रहा होगा इसे देख करके। दिस इज़ अ प्रोसेस रिडक्शन ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इज विच मेटल इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड बाय सराउंडिंग ऑफ इन द ऑक्सीजन इन एयर। तो जिसमें कि रिडक्शन या ऑक्सीडेशन की वजह से जो मेटल होती हैं, जो धातुएं होती हैं, वो अपने आसपास की वायु से संपर्क में आकर के या अपने हवा के संपर्क में आकर के अपना हुलिया बदल लेती है। बोले तो अपना जो अपने स्टेटमेंट है, चलिए तो देख लेते हैं भैया क्या है यहाँ पर। बेसिकली देखिए, एक प्रोसेस है जिसमें रेडियस या ऑक्सीडेशन के थ्रू जो धातुएं होती हैं, जो मेटल होती हैं, वो क्या हो जाती है? ऑक्सीडाइज हो जाती हैं अपने आसपास के सराउंडिंग में। जो हवा या एयर होती है, ये कह लें हमारी, कि हमारी ऑक्सीजन से या हवा से भी क्रिया करके हुलिया बदल गया। देखो आपको चमकदार जंजीर दिख रही है और जंग लगी जंजीर। तो ये सिर्फ आयरन की बात नहीं हो रही, आयरन के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो भी क्या है? हमारी कोरेजन का शिकार बन सकती है। इसे हिंदी में संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें इसमें क्या क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो बहुत साफ से एग्जाम्पल दिखाएंगे। पहला, रस्टिंग ऑन आयरन आर्टिकल, लोहे की चीज़ों पर जंग लगना। दूसरा, ब्लैकिश लेयर ऑन सिल्वर ज्वेलरी, जो देखे होंगे बर्तनों पर भी, या जो ज्वेलरी वगैरह होती हैं, गहने होते हैं चांदी के, उन पर काले रंग की परत जम जाती कुछ समय के बाद। ग्रीस लेयर ऑन कॉपर वेसल्स, हरे रंग की जो परत होती है तांबे के बर्तनों पर देखी होगी आपने लंबे समय के बाद में। इसके अलावा जो प्रिवेंशन करें, हम कैसे बचा सकते हैं इसको, किस चीज़ से भैया? कोरेज होने से, मतलब चीज़ों को बचाने के। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग सबसे सिंपल सा मेथड है। क्या? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें होता क्या है, एक अच्छे मेटल को हमने एक ऐसे मेटल पर पेस्ट कर दिया, ऊपर से कवर कर दिया, ताकि उस पर कोरेजन मतलब संक्षारण ना हो। एक और एग्जांपल है हमारे सामने कि हम कैसे बचा सकते हैं। पेंट ऑन आयरन आर्टिकल, कि लोहे की चीज़ों पर हम पेंट कर देंगे तो भी क्या होगा? उस पर जंग नहीं लगेगी, उस पर संक्षारण नहीं होगा। तीसरा, ऑयलिंग या ग्रीसिंग करके उस पर हम ऑयल लगा सकते हैं, उस पर ग्रीस लगा देंगे तब भी उससे जंग नहीं लगेगी या संचारित वो नहीं होगी। एंड आपका जो लास्ट टॉपिक है इसका, वो है आपका विकृत गंधिता, रैंसिडिटी। देखो इसको शब्द के तौर पर देख लेते हैं भैया, हिंदी वाले देखे ध्यान से। विकृत मतलब खराब होना, गंधिता मतलब गंध, खुशबू का खराब होना। खाने की खुशबू खराब अगर हो जाए या स्वाद खराब हो जाए तो उसे हम विकृत गंधिता या रैंसिडिटी कहते हैं। ये होता किस वजह से है? ये भी होता है ऑक्सीडेशन की वजह से। व्हेन फैटी एंड ऑयली फूड स्टे इन ओपन फॉर लॉन्ग, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड बिकम रैंसाइड, ओल्ड एंड स्टील, and their smell and taste change. This process is known as rancidity। ये जो आपका भोजन होता है, जो आपका खाना होता है, जब उसमें फैट मतलब तेल ज़्यादा होता है, उसको लंबे समय तक, काफ़ी लॉन्ग पीरियड के लिए बाहर रख दे, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद विकृत मतलब उसका जो पुराना हो जाएगा या बासी हो जाएगा, मतलब उसकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। हिंदी में क्या कहते हैं? रैंसिडिटी कहते हैं। यही आपका रैंसिडिटी दिख रहा होगा आपको। ये आपका फ्रेश फूड है, आपका ये रैंसाइड फूड है जो कि ख़राब हो चुका है लंबे समय में खुला रखने पर। तो ये रैंसिडिटी हो गई आपकी। एंड हम रैंसिडिटी से बच कैसे सकते हैं, कि हमारे पास क्या क्या तरीके हैं रैंसिडिटी से बचने के लिए? तो बहुत सिंपल से मेथड बताए गए हैं। पहला है, आपने देखा होगा दुकान वालों को कि वो ऐसे डब्बे यूज़ करते खाने पीने की चीज़ों के लिए जिसमें हवा पास नहीं होती है, तो इन्हें हम कहते हैं एयर टाइट कंटेनर। हम वायुरुद्ध मतलब ऐसे डिब्बे जिनके अंदर हवा नहीं जाती उनका यूज़ कर सकते हैं। फिल फूड पैकेट विद एंटीऑक्सीडेंट, एक ऐसी एंटीऑक्सीडेंट होती है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने से रोकती है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब वो चीज़ें या वो गैसें जो कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने से चीज़ों को रोकती है। तीसरा भी मेथड है, यूज़ नाइट्रोजन गैस पैकिंग ऑफ चिप्स एंड पैकेट। देखा होगा कुरकुरे और चिप्स के पैकेट आपने देखे होंगे, फूले होते हैं। इसका मतलब हवा नहीं भरी होती, इसका मतलब ये होता है उनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस, ताकि वो रिएक्ट ना हो ऑक्सीजन के साथ में। तो ये तरीके हैं जिससे हम रैंसिडिटी से बच सकते हैं चीज़ों को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इस सबको देखने के लिए। और सबसे बड़ी बात है भैया, इतनी मेहनत करने के बाद आप हमें कमेंट तो कर ही सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा आई होप। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें इसको। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो वो सब्सक्राइब भी कर लें।
मिलते हैं अपने पार्ट 2 वीडियो के अंदर। इसमें हम लोग देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में आए हुए हैं। तब के लिए टाटा बाय बाय।